मेरे से पहले पंजाबी म्यूज़िक जो है वो इस तरह का हो रहा था कि उसमें बोलियों का आंसर होता है। मतलब डाना डाना दाना दाना ये मेलोडी होती है, या डे डाना दाना दाना देना, इसको हम कहते हैं बोली में गाना। और इसकी ख़ास मेलोडी होती है, उस मेलोडी के ऊपर आप मुख्तलिफ लफ्ज़ बदल बदल के जितना मर्ज़ी गाने बना दें। मैंने सोचा कि जो मेलोडी वाला म्यूज़िक है ना पंजाब में, ये बड़े लेवल पे पॉप में अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। तो मैंने फिर देन आई ऑप्टेड फॉर दिस। मैंने क्या किया कि मैंने जो सॉन्ग बनाया वो मेलोडी था, पूरी मेलोडी थी। वो था कि ओ कहंदी सैया मैं तेरियां है, ओ कहंदी सैया मैं तेरियां, ओ कहंदी सैया मैं तेरियां है, ओ कहंदी सैया मैं तेरियां, ओ कहंदी सैया मैं तेरियां। लोगों को अच्छा लगा। लोगों ने कहा कि ये तो एक बाकायदा एक ट्यून है और बिल्कुल फ़र्क सी है। इनका स्ट्रक्चर जो है बेसिकली सॉन्ग्स का, वो बीट और अरेंजमेंट ऑफ म्यूज़िक तो चले हर एक के अंदर होता है, लिरिक्स भी होते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है मेरा वो मेलोडी बेस्ड है। ट्यून एक इस तरह की बनाता हूँ कि वो लोगों को ज़रा मज़ा आता है उस ट्यून को सुन के। तो मेरा ख्याल है ये मेरा शायद एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। आपने अभी ज़िक्र किया अपने गाने अल्लाह मेरे दिल के अंदर, और ग़ालिबन वो आपका पहला गाना था। और उस ज़माने में एज सच इस तरह से सूफ़ीज़म नहीं था पाकिस्तान के अंदर पॉप सिंगिंग के अंदर। आपको कैसे ख्याल है, क्योंकि इसका वीडियो भी था जो मुझे याद है, वो बड़ा उस ज़माने के हिसाब से बड़ा एक मुख्तलिफ सा वीडियो था। मेरा ख्याल है कि ये तो मैंने सोचे समझे बगैर किया था। अल्लाह मेरे दिल के अंदर जो है वो सॉन्ग मेरे अंदर से निकला था, और इसके लफ्ज़ जो हैं वो मैंने खुद बैठ के लिखे थे। इसके जो वीडियो के अंदर जो कॉन्सेप्ट है सारा, जो एहसन रहीम ने शूट किया था, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैंने एहसन को बैठ के पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था कि एहसन ये मैं चाहता हूँ इसके अंदर ये हो, डिस्पैरिटी दिखाई जाए, गरीब और अमीर का फ़र्क दिखाया जाए। पाकिस्तान में जो डिस्पैरिटी का लेवल बढ़ता जा रहा है, हमें लोगों को दिखाना है कि लोगों की मिज़री क्या है, लोगों के दुख गम क्या हैं, परेशानियाँ क्या हैं। और एक आदमी जो ये सब देख रहा है, मिडिल क्लास से है, जो कि एक सेंसिटिव आदमी है, वो जब इन चीज़ों को देख के उस पर क्या असर होता है, और फिर वही क्या क्यों कहता है कि मैं ये सब चीज़ें जो है ना इनसे इत्तेफाक नहीं करता। आपने पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए भी म्यूज़िक दिया था। आपने ग़ालिबन 3 फ़िल्मों के लिए वहाँ पे किया था। मूसा खान से आपने स्टार्ट किया था उसके अंदर म्यूज़िक देना। क्या आपको ऐसी चीज़ें, क्या आपको ऐसी कमियाँ नज़र आई थी जो हमारी इंडस्ट्री में थी? गो कि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हमारी इंडस्ट्री जो है उसका दोबारा से रिवाइवल हो रहा है, और अभी भी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे तो लोग बहुत काम कर रहे हैं। और मैंने 3 फिल्म्स का म्यूज़िक दिया है। पहले मैंने मूसा खान का, जैसे आपने कहा, मैंने दिया। फिर मैं एक दिन लौट कर आऊँगा का म्यूज़िक दिया, और फिर मैंने विरसा का दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि मैं तो अच्छी तरह जानता हूं, पॉप इंडस्ट्री भी जानता हूं और फिल्म इंडस्ट्री भी जानता हूं, क्योंकि मैंने दोनों में काम किया। मुल्क में हमारे बहुत ये बातें होती हैं, सर्वाइवल ऑफ सिनेमा और रिवाइवल ऑफ सिनेमा। पाकिस्तान की अपनी इंडिजिनस मार्केट बन जाएगी। पाकिस्तान के अंदर छोटी फिल्में बनना शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर ऐसे होगा जैसे खुद ही फिल्म बनाई थोड़े पैसों की, फिर थोड़े ज़्यादा पैसों में वो बिग, मतलब टिकट बॉक्स ऑफिस पे पैसे आपने कमा लिए तो ठीक है। अगर आपने 4 करोड़ लगाए तो आप 6 करोड़ कमा गए, 6 करोड़ कमाए, 2 करोड़ आपका प्रॉफिट आ गया, ये हो सकता है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के साथ कम्पीट करेगा दुनिया के अंदर, वो कभी भी नहीं कर सकता जब तक पाकिस्तान को वही मार्केट नहीं मिलती जो इंडिया के पास है। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजों लगदा जी, मैं तेनू समझावा कि। इसी तरह इंडिया की जो फिल्म यहाँ आ रही है, पाकिस्तान की फिल्म भी इंडिया में जानी चाहिए। कोलैबोरेटिव सिनेमा डेवलप होना चाहिए, पाकिस्तान और इंडिया मिल के फिल्म बनाएं ताकि पाकिस्तानी आर्टिस्ट उसमें जाएँ। जैसे विरसा थी, क्या इंडियन फिल्म थी, लेकिन हमने ज़्यादा बड़ा रोल अदा किया था, पाकिस्तानी 2 प्रोड्यूसर्स थे उसके अंदर। मेरी मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजों लगदा जी। मैंने 2007 में बिन तेरे क्या जीना हिट हुआ और मैं इंडिया उसके बाद नहीं गया। मैं और
10 में जब विरसा रिलीज़ हुई है और मैं तेने समझावा कि बड़ा हुआ, उसके बाद भी मैं इंडिया बहुत कम गया। मैंने असल में जो इंडिया में अब जो करण जौहर ने गाना दोबारा लिया है 2014 में, तो आप समझे 2007 से 2014 मैंने इंडिया में कोई काम नहीं किया, ना मैंने जाके वहाँ बैठा, ना मैंने काम किया। अब मैं समझता हूँ मदिया कि हमें हर जगह काम करना चाहिए। अब मैं इंडिया में भी काम करूँगा, पाकिस्तान में भी करूँगा। पिछले कुछ सालों के अंदर हमने देखा कि पहले जिस तरह आपके गाने बहुत ज़्यादा आते थे, हर कुछ अरसे के बाद एक नया एल्बम भी आता था, आप उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे हैं उस सीन में। उसकी क्या वजह है और आप क्या करते रहे इतना अरसा फिर? देखिए मदिया, वैसे तो मेरी पूरी जो खेप है आर्टिस्ट की जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, उनमें से तो कोई भी अब एक्टिव नहीं रहा। अगर एक्टिव को आप ये कहते हैं कि आप टीवी पे उनको देखें, टीवी पे अगर वो आते भी हैं तो इंटरव्यूज़ दे देते हैं, जिस तरह मैं भी अभी दे रहा हूँ। वैसे कोई कुछ नहीं कर रहा, सब अपने घर में बैठे हुए म्यूज़िक के हवाले से। या आप इंडिया में काम कर सकते हैं, या आप कोक स्टूडियो में काम कर सकते हैं, या आप कोई इसी तरह पाकिस्तान आइडल जैसा कुछ हो जाए। अगर आप गाना बनाते में तो चलाएँगे कहाँ पे? क्वेश्चन ये नहीं है कि गाना बनना है, क्वेश्चन ये है कि वो चलना कहाँ पे है। तो इसलिए मैं तो बड़े अरसे से हम इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर्स मूवमेंट के अंदर काम कर रहा हूँ। इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर्स मूवमेंट ही मेरा सबसे बड़ा फोकस है इस वक्त। मेरे आंसू मेरी चीखें, मेरा जलता जिस्म मेरा रोना, मेरा दर्द से चिल्लाना, मेरा बेबसी से मर जाना, ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ, क्योंकि मैं एक गरीब मजदूर हूँ। याद रहे कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी इसी तरह दर्द होता है जैसे तुम्हें। मेरा वैसे भी म्यूज़िक के साथ शुरू से ये मामला था कि मैं रेवोल्यूशनरी काम करना चाहता था, पाकिस्तान के अंदर किसानों मज़दूरों के साथ काम करना चाहता था। लेकिन प्रॉब्लम ये है मदिया कि चाहे इमरान खान साहब हों, चाहे तारुल कादरी साहब हों, चाहे कोई और आ जाए, जब तक आपके पास लोग ही नहीं है, आपके साथ पूरी आवाम ही नहीं है जो कि आपकी एक कॉल के ऊपर पूरा मुल्क जो है उसके अंदर बाहर निकल आए और आगे कहें जी हमें सब कुछ चेंज करना है, तो इनकलाबी हक इस्तेमाल करने में मसला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब लोग ही बाहर ना आए तो चेंज नहीं आता और आखिरकार वो आप धरना दे के बैठ जाते हैं और एक अजीब मुसीबत होती है। पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा होता है, मीडिया आपको हर वक्त दिखा रहा होता है, आप कहते हो लोग बाहर आओ, कोई बाहर नहीं आ रहा होता। क्यों? इसलिए कि मज़दूर और किसान जो इस मुल्क के अंदर 80% से 90% हैं, जो वर्किंग क्लास है, जो सैलरीज पे काम करती है, चाहे वो मिडिल क्लास है चाहे वो बिल्कुल लोअर क्लास है, वो सब सैलरीड हैं, वो सब के सब नौकरियां करते हैं, वो सब थोड़ी दिहाड़ियाँ करते हैं, मजदूरी करते हैं, वाई बीजी करते हैं। वो किसान ज़मीन का सीना चीर के हमारे लिए गल्ला उगाते हैं, फैक्ट्रियों में मज़दूर हमारे लिए कपड़ा बनाते हैं जो हम पहनते हैं। ये सब लोग प्रोड्यूसर्स हैं, असल में प्रोड्यूसर्स हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर आप इनके पास जाके इनसे बात नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर नहीं कायम करेंगे, आप इनको नहीं कहेंगे कि आपके राइट्स क्या हैं। पाकिस्तान में मिनिमम वेज ही कम से कम ये उनको बताएंगे कि भाई आपका कम से कम पैसे इतने तो होने चाहिए कि आप ये अपने बच्चों को दवाई लेके दे सको, अपने अगर बीमार हो जाओ अपने बाप को दवाई लेके दे सको, अपने रोटी अच्छी खिला सको उनको, अच्छे स्कूल में भेज सको उनको, अच्छी एम्प्लॉयमेंट हो तुम्हारे पास, इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजार सको, एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सको, उसके लिए कितने पैसे होने चाहिए? आप उनसे ये बात करें ना। जो दवाई हमें मिलेगी वही दवाई सबको मिलेगी। हम उस इनकलाब की बात करते हैं और उस इनकलाब के लिए हम मरना चाहते हैं। हम लोग भी हम सबसे बड़े इनकलाब की बात कर रहे हैं। ये बताइएगा कि आप बहुत बैरून मुल्क भी जाते रहते हैं और ज़ाहिर है पाकिस्तान के हालात हम सबके सामने, और जो हम जैसे पाकिस्तानी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कोई किरदार अदा कर सकते हैं, कर रहे हैं, या कोई चीज़ है जो जिससे आप हम लोगों को भी तहरीक दे सकते हैं कि हम भी उसका हिस्सा बन जाएं? मदिया, मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तानी जितने भी अमेरिका में आए हुए हैं, एक तो पहले तो मैं उनको बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ कि वो इतनी खुशहाल ज़िंदगी यहाँ गुजार रहे हैं और वो खुश हैं यहाँ पे। इस मुल्क ने उनको अपॉर्चुनिटी दी है, सब कुछ दिया है। लेकिन एक बात उनको भी पता है कि वो भी उस मुल्क से इसलिए निकले हैं, किसी का दिल नहीं करता पाकिस्तान से बाहर जाने का, कि उस मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो मौके नहीं है, वो खुशहाली नहीं है जो लोगों को मिलनी चाहिए। लोग अपने फ्यूचर को, अब नौजवान हैं वो अपना फ्यूचर सोचते हैं यार मैं क्या करूँ इस मुल्क में, बाहर चला जाता हूँ, क्योंकि जो मुझे करना पड़ेगा खुशहाली के लिए, मुझे चोरी करनी पड़ेगी, रिश्वत देनी पड़ेगी, खुशामद करनी पड़ेगी, पता नहीं ताल्लुकात किस किस किस्म के कायम करने पड़ेंगे, किस किस लोगों को जाके उनको उनके
हाथ पैर पकड़ने पड़ेंगे। लोग कहते हैं यार मुझसे नहीं होता कि इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर्स मूवमेंट जब मज़दूरों किसानों की बात करती है तो आप याद रखें कि आप भी मज़दूर थे, आप भी यहाँ भी मज़दूर हैं। मज़दूर हर वो अच्छा मज़दूर होना बहुत बड़ी अच्छी बात होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने आप को अपने 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 कपड़े जो हैं वो खुद सी लेते थे, अपने जूते गांठ लेते थे, सबको पता है इस बात का। अपने हाथ से काम करने वाला मज़दूर होता है ना। अब मज़दूर जो है वो कोई बुरी सेंस में नहीं होता, मज़दूर बहुत बड़ा आदमी होता है। तो देखें ये सब आप मज़दूर हैं, मैं भी मज़दूर हूँ, हम सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के अंदर असल में जो गरीब तबका है वो भी मज़दूर है और किसान है, और वो ज़्यादा लोअर तबका है जो लोअर तबके पे मज़दूरी करता है। जब तक वो लोग अपने राइट्स के लिए खड़े नहीं होंगे, पाकिस्तान में अब जितनी सियासत कर लें, जितनी मर्जी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर लें, जब तक ये लोग नहीं अपने राइट्स के लिए खड़े होंगे, अपने राइट्स को समझेंगे नहीं, ऑर्गेनाइज नहीं होंगे अपने राइट्स को हासिल करने के लिए, पाकिस्तान चेंज नहीं होगा। इसलिए मैं तो तमाम एक्सपेक्टेड पाकिस्तानीज़ को कहूँगा कि इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर्स मूवमेंट को समझें, हमारी बात भी समझें, हमारे प्रोग्राम भी देखें और हमारे साथ काम करें। ये बेशक पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स नहीं है, बेशक ये इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स नहीं है, मतलब हम कोई पार्लियामेंट में नहीं जा रहे, लेकिन आप यकीन करेंगे इससे ज़्यादा पॉलिटिकल काम कोई नहीं है।